नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम डेप्थ d below the surface of earth, below the surface of the earth at some depth d below the surface of the earth. ठीक है, ये हमारा अर्थ, ठीक है। हमने जिसकी रेडियस क्या है, आर है, इसकी रेडियस क्या है, आर है, मास क्या है, कैपिटल एम है, और इसमें क्या कर दिया, एक होल कर दिया ऐसे, सरफेस से कितने हाइट तक, डी डेप्थ नीचे, डी डेप्थ नीचे, और यहाँ पर हमने एक स्मॉल एम रख दिया, मास की तरह क्या रख दिया, स्मॉल एम, ठीक है ना। सपोज कर लो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, स्मॉल आर है, चूँकि अर्थ का सेंटर तो यही है। तब हमें पता करना है कि अब इस स्मॉल एम के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, ठीक है, समझ बात है कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ कल से, एक टर्मिनोलॉजी, क्या, ग्रेविटी। अभी भी मैंने कहा जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हमने फोर्स क्या डिफाइन किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, क्या डिफाइन किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे डिफाइन किया था, ज़रा हेल्प करना मेरी तुम। आसान लैंग्वेज में बता दो ना जल्दी से। एक दूसरे को अपने सेंटर की तरफ दूसरे को खींचता है, उस फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, ठीक है, ठीक। तो अब देखो इन दो मास में से, इन दो मास में से m1 और m2 में से अगर एक मास, जनरली हम अर्थ को प्रीफर करते हैं, किसको, इसमें से एक मास क्या हो जाए, अगर अर्थ का मास हो जाए, किसका, अर्थ का मास हो जाए, या किसी बड़े हेवनली बॉडीज का मास हो जाए, खैर, तो इसमें से दो मास में से क्या हो जाए, एक मास क्या हो जाए, अर्थ का मास हो जाए, किसका मास हो जाए, अर्थ का मास हो जाए, दूसरा मास कोई भी हो, एक मास क्या हो, हमारे सिस्टम ऑफ टू मासेस में से एक मास क्या हो, अर्थ का मास हो, तो उस कंडीशन में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अब यहाँ पर भी होगा, उस कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या सिंपली ग्रेविटी। तो कहीं पर टर्मिनोलॉजी अगर ग्रेविटी यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब उसमें से एक मेंबर क्या होगा, अर्थ होगा। बस समझ आ गई, क्या होगा, अर्थ होगा। लेकिन कभी कभी बुक में ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह पे ग्रेविटी लिख देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन जो स्पेशली ये वर्ड है किसके लिए है, हाँ समझ बात है, किसके लिए है, अर्थ के लिए है, कि दो मास में से, अगर दो सिस्टम ऑफ मास में से एक मास किसका हो, अर्थ का हो, तो उस कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या सिंपली ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो एक्सेलरेशन आया था अर्थ का, मतलब अर्थ ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया था उसी की वजह से एक्सेलरेशन आया था, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ। बस समझ आ गई, ठीक है। तो ये लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, साइड में लिख लो कहीं पर, ग्रेविटी किसको कहते हैं, ठीक है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, ठीक है ना, ऑन एन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इधर आ जाए वापस, ठीक। तो इसके ऊपर क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। तो अब देखो ज़रा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कैसे निकालते थे, एक तो यूनिवर्सल लॉ से इसके ऊपर फोर्स निकालो और उस फोर्स को किसके बराबर कर दो, मास इनटू एक्सेलरेशन के, न्यूटन सेकेंड लॉ से, चूँकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है इसके ऊपर क्या एक्सटर्नल फोर्स है, दैट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट, नेट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू
मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मतलब इसका बी डी कुछ ऐसा है ना कि मतलब ये इस डायरेक्शन में F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर से अट्रैक्टेड है ना। अब इसकी वजह से इसको एक्सेलरेशन आ गया होगा, तो ये ही फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। अच्छा तुमको अंदर लिखने की जरूरत नहीं, बाहर लिख लेना, ठीक है, बात समझ नहीं आई, इस डायग्राम के बाहर लिख लेना, ठीक है। किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। सुनना सुनना सुनना, ध्यान से सुनो सुनो सुनो, पहले तुम लोग बिल्कुल छापने में भी नहीं था करो। इधर देखो, यहाँ पर हमने क्या रखा इस वाले में F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। क्या ऐसा लिखना ठीक है यहाँ पर? याद करो शेल थ्योरी को। मास कहाँ है? अंदर है। तो क्या सारा मास जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, कुछ फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, वो पूरा होलो रहता तब होता। यहाँ तो कुछ, ठीक है, उसमें दूसरा डायग्राम भी बनाया होगा। डायग्राम भी नहीं बनाए थे क्या? अम्मार की कॉपी में नहीं दिख रहा, बना है ना? पीछे पलट के देखो, शेल थ्योरी में हमने कहा था इन चीज़ों का हम आगे इस्तेमाल करेंगे, कहा था। पड़ोसी से देख लो। अच्छा दोबारा से बता दें। तो अब देखो कि इनके हिसाब से हम क्या करेंगे। अभी ऐसा लिखना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अभी इतना नहीं है, इतना नहीं है, ठीक है। तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा ना। तो हमने क्या कहा था, जब भी कोई मास किसी बॉडी के, स्फेरिकल बॉडी के, किसी बॉडी के क्या हो, अंदर हो, तो उस कंडीशन में इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना। याद आया? ऐसे ये वाला पोर्शन होगा क्या, सॉलिड, मतलब एक मास इसको कह लो और एक मास इसको कह लो। तो इस बाहर वाले का जो मास है, बाहर वाला मास जो है, इस मास के हिसाब से इस शेल के अंदर है, ये पॉइंट है ना, जो स्मॉल m है अंदर है। और किसी शेल के अंदर जब किसी मास को रखते थे तो इसके इस शेल की वजह से नेट ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता था? 0, ठीक है। तो इस वाले ग्रीन वाले मास के लिए, ग्रीन वाले मास की वजह से जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा इस स्मॉल m पर, वो तो हो जाएगा 0, ठीक है। चूंकि और ये जो अंदर वाला पोर्शन है, इसको मैं ब्लैक से कर दूं, ये वाला मास स्फेरिकल फॉर्म में है, ठीक है। इसके हिसाब से ये वाला पॉइंट आउटसाइड है। तो सिर्फ इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इनकी वजह से तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, m, पूरे अर्थ का मास, पूरे अर्थ के मास की वजह से तो नेट फोर्स है ही नहीं उस पर, है क्या? नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, तुम क्या कहोगे, कोई बात नहीं, इसके ग्रीन वाले की वजह से 0 है, ख़त्म कर दो उसको, वो तो कैंसिल आउट हो गया। ब्लैक वाले पोर्शन की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल ले। तो ब्लैक वाले पोर्शन से कितना फोर्स लग रहा है, उसके लिए ब्लैक वाले पोर्शन का मास भी पता होना चाहिए, है ना। और जब इसका मास पता चल जाएगा तब हम कहेंगे इसके ऊपर फोर्स लग रहा है कितना, F इज इक्वल टू जी m डैश m बाय आर स्क्वायर, है ना, ये कहेंगे ना। तो क्या हमें m डैश पता है? नहीं पता। क्वेश्चन को इस क्या गिवन रहेगा, कैपिटल M गिवन रहेगा, ठीक है। और टोटल कैपिटल M तो एक्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। कुछ पोर्शन उसकी वजह से क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। जो शेल वाला पोर्शन है, आउटर वाला, वो फोर्स कहाँ क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है शेल थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो एक काम करते हैं, m डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि m डैश की वैल्यू निकालेंगे तभी ये इक्वेशन 1 बनेगा।
और सिमिलरली सेकेंड लॉ से ये एफ एम इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन एम डैश अभी हमें नहीं मालूम है, तो एक काम करो, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगा करके इस एम डैश की वैल्यू निकाल लें। कैसे? डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, मतलब मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो हम जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम डेंसिटी ऑफ अर्थ निकाल लें। तो मास कितना है अर्थ का? कैपिटल एम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया डेंसिटी। तो पूरे अर्थ की डेंसिटी है ना, तो मतलब इस डेंसिटी में, ये जो डेंसिटी है वो ये बता रहा है कि अर्थ के किसी भी पॉइंट को कंसीडर करो, वहाँ पर डेंसिटी इतनी होगी। ये मतलब हुआ ना, डेंसिटी तो ये बताता है कि किसी भी यूनिट वॉल्यूम को लो, उसमें इतना मास होगा, ठीक है। हालांकि ऐसा है नहीं, हमने रफली मान लिया है, ठीक है, क्योंकि कहीं पर पत्थर है, कहीं पानी है, कहीं पहाड़ है, ठीक है ना। तो ओवरऑल हमने क्या मान लिया है कि हर जगह मटेरियल सेम है, उसके हिसाब से डेंसिटी इतनी है, तो मतलब एवरेज डेंसिटी है एक्चुअली, ठीक है। खैर, तो इतनी डेंसिटी है, तो इस ब्लैक वाले पोर्शन की भी डेंसिटी इतनी होगी, ठीक है। तो एक काम करो, फिर से डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दें, मास अपॉन वॉल्यूम, फिर से। लेकिन इस बार अगर मैं ये वॉल्यूम जो है सिर्फ और सिर्फ किसका रखूं? ब्लैक वाले का, और उस वॉल्यूम को यहाँ डेंसिटी से लाके मल्टीप्लाई कर दूं, तो किसका मास आएगा? छोटे वाले स्फीयर का मास आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से क्या लिख लें? डेंसिटी इक्वल टू एम डैश बाय वॉल्यूम, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ठीक है, तो एम डैश की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? यहाँ से हम ऐसे चल रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये वाला बात तो वहाँ ख़त्म हो गई थी ऊपर, फिर उसके बाद हम यहाँ आए, ठीक ना। यहाँ से आगे लिख लें, तो हम क्या लिख सकते हैं? एम डैश इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, और डेंसिटी हमने कहाँ निकाल रखा है? वहाँ पटक दो उसको, ठीक है। दैट इम्प्लॉइज एम डैश विल बिकम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एम ओवर 4/3 पाई आर क्यूब। क्या क्या कैंसिल होगा? पाई से पाई ख़त्म, 4/3 से 4/3 ख़त्म। तो एम डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी ज़रा बताओ? एम आर क्यूब बाय आर क्यूब, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर अगर गौर करो तो ये जो स्मॉल आर है ना, कैपिटल आर माइनस डी के बराबर है ना। क्योंकि रेडियस और डेप्थ पता था, ये तो हमने अपनी तरफ से कह दिया था कि ये स्मॉल आर है। खैर, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? छापो जल्दी से यहाँ तक, यहाँ से ये छाप लो, इसको छोड़ देना, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे नीचे वाला पोर्शन छाप लो, डायग्राम बना लो, नीचे वाला पोर्शन छाप लो।
हो गया। रब कर दो। तुम लिख क्या रहे थे? हो गया। तो एम डैश की वैल्यू इतनी आ गई है ना, इतनी आई है एम डैश की वैल्यू। तो इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स कितना लग रहा है? F इज इक्वल टू जी एम डैश बाय आर स्क्वायर, ये लग रहा है। तो एम डैश की वैल्यू यहाँ रख दे, तो कितना हो जाएगा? F जी एम आर स्क्वायर कैपिटल एम आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं ना? इस आर स्क्वायर से काट दो, कितना हो जाएगा देखो? कैपिटल एम स्मॉल एम आर ओवर आर क्यूब। ये है एफ। किससे आया है ये? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ठीक है, किससे आया ये? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ठीक है, और ये एफ जो है बेसिकली इस एम के ऊपर कैसा फोर्स है? एक्सटर्नल। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? कि नेट एक्सटर्नल फोर्स। और हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस मास के ऊपर अर्थ के अलावा कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो इसलिए नेट फोर्स इसी को मान रहे हैं। ठीक है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ये एफ यही है। और फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन नेट फोर्स ऑन ए बॉडी मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन राइट? m into a from 1 and 2 from 1 and 2 what we can write? m into a must be equal to, ये इसके लिए है, m into a must be equal to g कैपिटल M स्मॉल m r ओवर r क्यूब। इससे इसको ख़त्म कर दें, तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताओ? g कैपिटल M r क्यूब इंटू r। ये तीनों चीज़ कांस्टेंट है क्या? ये तीनों चीज़ कांस्टेंट है अर्थ के लिए। बदल क्या रहा है? r। ये r डिस्टेंस सेंटर से या सरफेस से? डायग्राम देखो, कहाँ से है? सेंटर से। मतलब r इक्वल टू 0 क्या है तो कहाँ पहुँच जाएंगे? सेंटर पे। और r इक्वल टू कैपिटल R क्या है तो सरफेस पे। कहाँ पहुँच जाएंगे? सरफेस पे। एक बार r इक्वल टू 0 पुट करो तो इसमें, तो मतलब सेंटर पर एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? 0। कैपिटल R पुट कर दो, मतलब ये डेप्थ गड्ढा को ख़त्म करो, ऊपर आ जाएंगे। कितनी वैल्यू आ रही है? जी एम बाय, क्या यही स्मॉल जी लिखते थे हम उसको? मतलब ठीक है, मतलब 0 से बढ़ के कहाँ आएगा? कैपिटल जी तक। 0 से बढ़ के एक्सेलेरेशन 0 से बढ़ के कहाँ आएगा? स्मॉल जी तक। ठीक है, अच्छा अब देखो 0 से स्मॉल जी तक आएगा, चूँकि ये सरफेस पर है और ये सेंटर पे है। तो एक बात तो लिख लो ज़रा जल्दी से, एट सेंटर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। इसका कोई इक्वेशन नंबर दे दो अभी। फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज़ क्लियर दैट एट सेंटर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। हाँ ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल होगा, सही कह रहे हो। हाँ ठीक है, एट सेंटर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। कैसे? r इक्वल टू 0 पुट करके देख लो, बस समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा एट सरफेस कितना हो जाएगा? स्मॉल जी, वो तो पहले लिख ही चुके हो। तो क्या देख रहे हो? सेंटर से सरफेस की तरफ आ रहे हैं तो जी की वैल्यू बढ़ रही है। सरफेस पर आकर क्या हो गई? जी के बराबर, स्मॉल जी के बराबर। और
फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि सरफेस से ऊपर की तरफ जाओ तो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, तभी तो इन्फिनिटी पे क्या हो गया, 0। तो एक तो सेंटर पे एक्सेलरेशन 0 है, एक इन्फिनिटी पे 0 है, मैक्सिमम कहाँ है, सरफेस ऑफ अर्थ पे, बीच में कहाँ, जमीन के बीच में थोड़ी होगा मैक्सिमम, जमीन पे, अच्छा तब ठीक है, जमीन के सरफेस पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो जब सरफेस के ऊपर था, याद करो हमने ऐसा डायग्राम बनाया था, ऐसा यहाँ लिखा, यहाँ पर मैंने ऐसे अर्थ बना दिया था, है ना, तो मैं दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, उसी डायग्राम को पलट लो, ठीक है। और ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ये लिखा था हमने r। तो ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है r ग्रेटर देन कैपिटल R, और ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है r स्मॉलर देन कैपिटल R, ठीक है। और यहाँ पर है r इक्वल टू कैपिटल R। तो मतलब r जो हमने किसको लिया था, हमेशा सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो यहाँ पर सरफेस ऑफ अर्थ पे तो कितनी थी वैल्यू, स्मॉल जी, कितनी थी, स्मॉल जी, यही था ना, सरफेस ऑफ अर्थ पे वैल्यू कितनी थी, स्मॉल जी, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, सरफेस ऑफ अर्थ पे वैल्यू थी स्मॉल जी, और सरफेस से बाहर की तरफ ऐसे डिक्रीज कर रहा था 1/r² से, ठीक है, कैसे, 1/r² से, और इन्फिनिटी पे क्या है, 0। अब ज़रा इसको देखो, एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, r के ऊपर, ये कांस्टेंट है, तो क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन, यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल था इसके, तो अंदर की तरफ सेंटर से मूव करते हुए कहाँ है, सेंटर से कहाँ है, सरफेस की तरफ, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, r के। यही तो बता रहा है इक्वेशन 3, क्योंकि ये चीज़ तो कांस्टेंट है। तो मतलब सेंटर से बाहर की तरफ आओ, मतलब जितना ऊपर आओगे एक्सेलरेशन उतना बढ़ेगा, वो भी लीनियरली, इस तरह का कर्व लाइन नहीं आएगा। तो मतलब ये कुछ ऐसा है, y इज इक्वल टू mx, ऐसा कुछ है या नहीं, ठीक। तो ज़रा देखो ये लाइन ऐसी हो जाएगी, ऐसे, तो मतलब सेंटर से लेकर सरफेस ऑफ अर्थ तक के लिए a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के, और सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक के लिए a इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। समझ आई बात है। अब हम रहते कहाँ पर हैं, सरफेस पर या अंदर, सरफेस पर। तो हम सरफेस के रेस्पेक्ट में बात करते हैं ना। तो अब देखो सरफेस पर जहाँ पर हम हैं वहाँ पर तो एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम। तब उल्टा बोलते हैं हम कि सरफेस से अगर सेंटर की तरफ मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। ऐसे समझो ना कि हम हैं यहाँ पर, यहाँ से सेंटर की तरफ जाएंगे तो देखो जी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। इधर क्या एक्सेलरेशन है, ये तो सरफेस पर जी है ना, ठीक है। और सरफेस से बाहर की तरफ जाओगे तब भी एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। बस ये फ़र्क है कि अंदर की तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, वो r सेंटर से है, वो r कहाँ से है, सेंटर से है, और बाहर की तरफ a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। इतनी बात समझ में आ गई, पक्का ना। अच्छा जी, अच्छा पो इस डायग्राम को वहीं पे बना दो, जो पिछला डायग्राम था वहीं में इतनी बातें जोड़ दो, ठीक है, वहीं में इतनी बातें जोड़ दो। कर लिए, रब कर दो, ये डायग्राम रब कर दो, इसको रब कर दो। जितनी बातें मैं बताता हूँ ना, तुम्हें लगे नई चीज़ है, पॉइंट की फॉर्म में लिख लिया करो कॉपी पे, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त वही छोटी छोटी गलतियाँ काम आएंगी, ठीक है। रब कर दूँ, इसको रब करता हूँ। अब ये अर्थ को मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक ना। अब समझ गए होगे, ऐसा ग्राफ दिखेगा कुछ, है ना। अच्छा जी,
अगर हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करें, y इज इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करें, मैं सारी पॉसिबिलिटी सोच रहा हूँ कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स से अगर कंपेयर करें तो m किसके बराबर है, जी एम बाय आर क्यूब के, किसके, जी एम बाय, अच्छा जी एम बाय आर स्क्वायर क्या होता था, जी एम बाय जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर क्या होता था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या हम इस बात को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन इक्वल टू जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर इंटू आर बाय आर, लिख सकते हैं पक्का। चलो तो ये क्या हो जाएगा जी, और इस आर को ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, इस पर मैं आऊँगा थोड़ी देर में, पहले उसको कंप्लीट कर लें। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर इंटू आर माइनस डी बाय आर, ठीक है, लिख सकते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन पे बाद में आऊँगा फिर से, 1 माइनस डी बाय आर, ये एक्सेलरेशन इसका है ग्राफ का, ऐसा लिख सकते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में ये भी हो सकता है एट सम डेप्थ डी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि हमने हेडिंग यही लिखा था कि डेप्थ सरफेस से गिवन है, समझ बात है कि नहीं, कहाँ गिवन है, सरफेस से गिवन है, तो डी के टर्म में ये रिजल्ट होगा, डी के टर्म में ये रिजल्ट होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी बाय आर। और कल भी मैंने कहा था कि सबका डेरिवेशन भी ध्यान में रखना, क्यों, चूँकि डेरिवेशन का कोई भी स्टेप कहाँ हो सकता है, तुम्हारे ऑप्शन में, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, इस चीज़ को हम क्या रख सकते हैं, स्मॉल जी, तो मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी, ऐसे भी लिख सकते हैं जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर, तो ऑप्शन में कुछ ऐसा भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। चलो छापो इतनी बात, ये 4 ये 5, ठीक है। हो गया, चलो जी आगे बढ़े, रब करो इसको या उधर आ जाए, इसको रब कर दे रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा था सर्कुलर मोशन देख लेने, देख लिया, अब 1-2 दिन के बाद ऊपर से गुजरेगा तो फिर नहीं कहना, ठीक है। ए इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर, तो डी के टर्म में जो हमारा रिजल्ट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, बस समझ में आ गई। अच्छा, वापस हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 पर, और वहाँ से मैं डाइवर्ट कर दिया था अपने मुद्दे को, है ना। तो एक्सेलरेशन को हमने लिखा जी कैपिटल एम बाय आर क्यूब इंटू आर, जहाँ पे आर क्या है, सेंटर से स्मॉल एम की डिस्टेंस है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर इंटू आर बाय आर, ठीक है, वैसे ही कुछ है। इसको क्या लिख सकते हैं, स्मॉल जी, मतलब ए इज इक्वल टू जी बाय आर इंटू आर। अच्छा, ये बातें कहाँ की हो रही है, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ की, इस बात को भी ध्यान में रखना, ठीक है। ये नहीं कि जो बातें बता रहा हूँ वो कहीं भी लगा देना, फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो अब ज़रा देखो, अगर हम ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ बनाएं सिर्फ इसको देखते हुए, कहाँ, अर्थ के अंदर रहते हुए, ये नहीं कि पूरे इन्फिनिटी तक बना देंगे, बात समझ में आ गई, कहाँ, अर्थ के अंदर रहते हुए। तो एक्सेलरेशन
वर्सेस आर का ग्राफ ऐसा आएगा, लेकिन कहाँ तक, यहीं तक, क्योंकि उसके आगे तो ये फंक्शन, ये जो रिलेशन है यही बदल जाता है ना, ठीक है। कहाँ तक, आर इक्वल टू आर तक, आर इक्वल टू आर तक। अच्छा ये एक पॉइंट लिख लिया था, सेंटर पे एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। फिर तो अब ज़रा इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स से, y इज इक्वल टू एम एक्स से, तो y इज इक्वल टू एम एक्स में क्या होता था, ए लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, यहाँ y, यहाँ x, और यहाँ पे अगर थीटा हो तो इसके टेन थीटा की जो भी वैल्यू होती थी दैट इज m, होता था ना। तो सिमिलरली अगर इसको कंपेयर करो तो यहाँ पर जो भी थीटा की वैल्यू होगी, अगर उसके टेन थीटा को कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, जी बाय आर की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, स्लोप आएगा, क्या आएगा, स्लोप आएगा, ठीक है। तो इनसाइड द अर्थ, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ एक्सेलरेशन वर्सेस आर ग्राफ का, आर कहाँ है, जहाँ सेंटर से डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन वर्सेस आर ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस यानी पोजीशन, एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ का स्लोप क्या देगा, जी बाय आर, क्या देगा, जी बाय आर। अब देखो इस स्टेटमेंट को ऐसे बदल सकता है, व्हेन द स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ is multiplied with the radius of the earth gives जी, ठीक है। देखो अभी तक मैंने टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे, लेकिन ऐसा बन सकता है, ठीक है। हो सकता है किसी को स्ट्राइक ना किया हो, लेकिन अगर किसी दिन उसको स्ट्राइक कर गया तो ये काम कर डालेगा, ठीक है। बात समझ में आई नहीं, पूछा नहीं गया, लेकिन हर तरीके से सोचना चाहिए ना कि क्या क्या बन सकता है इसमें, इस अंदर की तरफ रहते हुए ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। बस समझ में आ गई। तो यहाँ से लिखो ये टेन थीटा यानी कि स्लोप किसके बराबर होगा, जी बाय आर के, स्लोप किसके बराबर होगा, जी बाय आर के, ठीक है ना। बस समझ में आ गई, स्लोप किसके बराबर होगा, जी बाय आर के। तो एक क्वेश्चन मैं इसी पे देता हूँ थोड़ा और अलग, इसको रब कर दूँ, find the slope of acceleration versus position graph, find the slope of, बल्कि ऐसे लिख लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ऐसे एक्सेलरेशन तो बहुत सारा होता है ना, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ ऑफ द अर्थ, ठीक है। बाकी तो जानते हो जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर, निकल जाएगा, निकालो। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप विच इज इक्वल टू जी बाय, ठीक है ना। निकाल दो, जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
और नीचे क्या है, मीटर में कितना हो जाएगा, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक है, क्या हुआ, नहीं तो स्लोप तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, स्लोप तो कांस्टेंट रहेगा ना, तभी तो लीनियरली वेरी कर रहा है। ठीक है, निकाल दो कितना आएगा, इसको 10 मान लो, क्या मान लें, 10 मान लें, तो अप्रोक्सीमेटली जो स्लोप है वो हमारा हो जाएगा, वो जो हमारा हो जाएगा 1/64, आई थिंक इतना। यूनिट क्या होगी, सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, यही होगा, या पर सेकेंड स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी वैल्यू होगी। ठीक है, एक बात और पूछा जा सकता है कि स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ हैव डायमेंशन, यानी यूनिट। ठीक है, क्या होगा, पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होगा, पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई, छापो, कर लिया। कितना टाइम हुआ, 6 बज गया। हेडिंग लिखो वेट, लिखो वेट, इसको रब कर दो। क्या लिखो, वेट। अच्छा, कुछ क्वेश्चन दिया था, मैं भूल गया, कर लिया, नहीं किया तो मौका है कल कर लेना, क्योंकि अब तो टाइम ख़त्म होने वाला है, करके लाना। ठीक है, कर लिया तो अच्छी बात है, वही लेके आ जाना। ठीक है, देखो वेट, देखो किसी हेवनली बॉडीज़ पर, किसी मान लो जैसे अर्थ है या मून है या सन है या जुपिटर, जो भी हो, ठीक है, तो कोई भी हेवनली बॉडीज किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से खींचता है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं वेट। बताओ, क्या ऐसे ही डेफिनेशन हमने ग्रेविटी की नहीं की थी, या ग्रेविटेशनल फोर्स की? ये था ना, द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। और वेट क्या कह रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ या मून पे वेट कर रहे हो तो मून खींचेगा, जुपिटर पे वेट कर रहे हो तो जुपिटर खींचेगा। तो किसी ऑब्जेक्ट को कोई भी हेवनली बॉडीज, जैसे अर्थ पे माने तो अर्थ, अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से खींचता है, उस फोर्स का नाम है क्या, वेट। ठीक है, तो इनडायरेक्टली वेट कुछ नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ठीक है ना, मतलब अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। तुम्हारा नाम क्या है? अनस, आरिस। हो सकता है घर पे चुन्नू मुन्नू कुछ कहा जाता हो इसको। ठीक है, अरे एज्यूम कर लो, हाँ ठीक है, बात समझ में आ गई, लेकिन है तो वही। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक वहाँ भी नहीं बदलती होगी, हरकतें वही रहता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इधर, ठीक है, तो भले ही हम इसको क्या कह दें, वेट कह दें, ग्रेविटी कह दें, ग्रेविटेशनल फोर्स कह दें, लेकिन है तो वही फोर्स। ठीक है, समझ बात है कि नहीं? तो इसलिए किसी भी बॉडी का वेट क्या है, बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। समझ बात है कि नहीं? क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है? ग्रेविटेशनल
फोर्स है। तो लिखो वेट की डेफिनेशन लिखो, अर्थ के हिसाब से हम लिखेंगे, किसके हिसाब से, अर्थ के हिसाब से लिखेंगे। लेकिन किसी दूसरे प्लेनेट पे वेट का क्या मतलब होगा, या किसी दूसरे सैटेलाइट पे वेट का क्या मतलब होगा कि वो सैटेलाइट या वो प्लेनेट उसके ऊपर कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो लिखो वेट की डेफिनेशन, द फोर्स बाय विच अर्थ एट्रैक्ट, ठीक है, अर्थ, या चाहो तो स्लैश करके प्लेनेट सैटेलाइट सब कर लो, स्लैश स्लैश करके, ठीक है। द फोर्स बाय विच अर्थ, नहीं वो उससे फ़ायदा होगा रिवीजन के वक्त कि मतलब प्लेनेट से क्या मसला है, सैटेलाइट से क्या मसला है, ठीक है। द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर is known as the weight of that body on the surface of earth। चूँकि अर्थ का है तो अर्थ पे कितना वेट है, ठीक है ना, weight of that body on the surface of the earth, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऑन द अर्थ, सरफेस को काट दो, ऑन द अर्थ, ठीक है, ऑन द अर्थ। हाँ बोलो, कुछ बोलो। ग्रेविटेशन फोर्स डायरेक्टली मास पे जो डिपेंड करता होगा सर, क्योंकि अगर मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली मास पे डिपेंड करता होगा सर, क्योंकि सर जितनी एक मिनट करता होगा, होगा से क्या मतलब, सर मतलब जैसे अर्थ हमें खींच रहा है, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए कि करता है, क्योंकि अब तक तो हमने पढ़ लिया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। फिर भी तुम कह रहे हो करता होगा, मतलब ऐसे पढ़ो जैसे पता ही नहीं तुम्हें, करता है भाई। हाँ ठीक है, आगे बोलो। तो सर हमारा मास कम है अर्थ से, जैसे हमारा मास अर्थ से कम है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो सर इसलिए तो हम अर्थ को अट्रैक्ट नहीं करते सर अपनी तरफ, बोलने दो। हाँ ठीक, इसलिए तो नहीं करते ना सर। देखो कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट करने से क्या मतलब होता है, मतलब मूव कराना उसको अपनी तरफ, ठीक है। और मूव कराने के लिए क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब फोर्स, ठीक है। तुम्हारी बात में क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, ठीक है। क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तुम बैठे हो, एक झापड़ मारो फौरन खिसक जाओगे यहाँ से, मतलब वो भी तो फोर्स ही है, ठीक है, समझ आई बात है। और यहाँ पर एक बड़ा हैवी सा चट्टान ला के रख दो, क्या उतना ही ज़ोर से मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा तो वो मूव कर जाएगा। क्यों कह रहे हो ऐसा, तुम खुद ही इनकार कर रहे हो कि मूव नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए उसके लिए फोर्स की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर बराबर फोर्स लग रहा है तो एक मूव करेगा तो दूसरा भी मूव करेगा, नहीं। बस समझ में आई, फोर्सेस बराबर है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अर्थ को मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है, जितना हम लगा रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। बस समझ में आई, लेकिन अर्थ हमारे ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है वो हमारे लिए सफिशिएंट है, होल्ड कर रखा है। बस समझ में आई, तो हर ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए सेम अमाउंट में फोर्स नहीं चाहिए होता है, ठीक है। समझ में बात है कि नहीं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी अक्सर लाते हो कि ब्लॉक काट के ऊपर लगा रहा है, काट ब्लॉक के ऊपर लगा रहा है, एक्शन रिएक्शन से बराबर है, कैसे मूव कर गया, अरे यार, ठीक है। तो ग्राउंड जो फोर्स लगा रहा है उसके रिस्पेक्ट में बात होती है, खैर उस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। बस समझ में आई, तो एक्शन रिएक्शन से फोर्स बराबर होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों ऑब्जेक्ट मूव करेंगे। बस समझ में आई, बस समझ में नहीं आई, चूँकि हर फोर्स को मूव करने के लिए, हर ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए होता है, ठीक है, समझ में बात है, ताकि क्या कर पाए, वो मूव कर पाए, ठीक है। हाँ, एक्शन रिएक्शन से फोर्स बराबर होने का मतलब नहीं कि वो मूव कर जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कि वो क्या होगा, वेट ऑन द अर्थ होगा, वेट ऑन द अर्थ होगा। तो इसका मतलब, जो वेट का मतलब क्या है, एफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। ये वेट किसका है, इस स्मॉल एम का या अर्थ का, मतलब किस बॉडी का है, इस बॉडी का है या इसका, बॉडी का। किसका वेट है, इसका वेट है ये, ठीक है, क्या है, इसका वेट है। बस समझ आई, इसका वेट है, इस बॉडी का वेट है।
तो मतलब हम लिख दें W इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये जो W का फॉर्मूला आया है सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर के लिए आया है, ठीक है। सिमिलरली इनसाइड, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले फॉर्मूला हमने, G m डैश R स्क्वायर इंटू स्मॉल m, कुछ ऐसा होगा, है ना। तो मतलब जो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वही क्या है, हमारा वेट है, ठीक है। समझ में आई बात है कि नहीं, जो वही क्या है, हमारा वेट है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, तो अब ये बताओ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो वेट क्या हो जाएगा, देखो एफ यानी कि जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। समझ में बात है कि नहीं। जी इंटू कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल जी, ठीक है। तो डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एम इंटू जी, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, सरफेस ऑफ अर्थ पे ऐसा होता है, हर जगह W इक्वल टू एम जी नहीं होता। समझ ये बात है, ठीक है। हकीकत में W क्या है, ये है, ये तो हम जुगाड़ पानी से लिख देते हैं कहाँ पर, सरफेस ऑफ अर्थ के आसपास में, क्योंकि हमने कहा था कि अर्थ के आसपास के रीजन में G की वैल्यू बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती, इसलिए हम W इक्वल टू एम जी लिख देते हैं। लेकिन हकीकत में क्या है, W भी बिल्कुल ऐसे ही वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन है उसको मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, फोर्स आता है। तो यहाँ पर था एक्सेलरेशन और यहाँ था आर, और इसका ग्राफ आया था ऐसे, उस स्मॉल पार्टिकल का एक्सेलरेशन ऐसा आया था, ये था अर्थ के सरफेस पर, कहाँ पर था, और यहाँ पर क्या था, जी। अब ये बताओ, ये वेरिएबल जो भी वेरी कर रहा है, m से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट के, तो वो तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ना, यही तो है ना, ठीक है। तो वो तो क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या देता है, फोर्स। तो ग्राफ जो है बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ग्राफ जो है फोर्स वर्सेस, यानी फोर्स कह लो या वेट कह लो, वेट वर्सेस पोजीशन का ग्राफ ऐसा ही रहेगा। बस यहाँ पर g होने के बजाय ये क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा सरफेस ऑफ अर्थ पे। सेंटर पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का ग्राफ था। हर पॉइंट पर जो भी एक्सेलरेशन है उसका m टाइम्स कर दो, क्या आ जाएगा, वेट। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे वेट क्या होता है, मैक्सिमम। सेंटर पे 0, इन्फिनिटी पे 0। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो अर्थ के आसपास के रीजन में हम सिर्फ वेट को m इंटू जी के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। मतलब तुम्हारी एरोप्लेन जहाँ तक उड़ रही थी, ठीक है, ठीक है। हाँ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से भी तो हो सकता है, जैसे कि उसमें हमें बताते हैं कि F इक्वल्स टू ma, तो हमने W माना, तो W इक्वल्स टू ma करेंगे, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पर जो कि अर्थ की होती है वो g और a इक्वल होता है। हाँ, तो वो मतलब हो जाएगा, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। समझ बात है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। वही तो किया हमने, अभी तुम गौर करो तो यहाँ पर हमने वही काम किया है। एक्सेलरेशन का ग्राफ था, हमने कहा इसका m टाइम्स कर दो हर इंस्टेंट पर, ठीक है, हर इंस्टेंट पर उसका m टाइम्स कर दो, यही तो क्या है ना, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो इन्फिनिटी पे वेट कितना होगा सबसे ज़्यादा, क्या होगा, 0। इन्फिनिटी पे वेट क्या होगा, 0। सेंटर पे वेट क्या होगा, 0। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इससे आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि देर हो रहा होगा तुम्हें।